15वीं और 16वीं शताब्दी का भौगोलिक खोजें। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था इसका परिचय, फिर इसका कारण, पुर्तगाल में क्यों हुआ था, क्या इसके प्रमुख खोजें थी, जिसमें हम पुर्तगीज की देखी, स्पेनिश की देखी और कुछ 2-3 अन्य देखी, और इसकी क्या प्रभाव पड़ा है। हम जब बात करते हैं इसकी परिचय की, तो ये कब होता है, 1401 से 1599, इस समय प्रमुख खोजें हुई थी। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एज ऑफ डिस्कवरी कहा जाता है, एज एक्सप्लोरेशंस कहा जाता है, और कॉन्टेक्ट पीरियड इसको कहा जाता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं इनके कारण, और कारण में हम देखते हैं कि किस तरीके से कुस्तुनतुनिया ने जो है बेंजनटाइन पर अपना अधिकार कर लिया। कुस्तुनतुनिया वहां की राजधानी है, और बेंजनटाइन पे सारा अपना अधिकार करने के बाद में इन्होंने ये मना कर दिया कि यहाँ से कोई भी सामग्री नहीं जाएगी। जब यहाँ से सामग्री नहीं जाएगी, कोई भी सामग्री यहाँ से नहीं जाएगी, तो यहाँ पर ब्रिटेन में सारा सामान पहुंचेगा कैसे, रास्ता ही एक ही था। अब यहाँ से कोई भी सामग्री नहीं जा रही है, तो ये सारा सामान क्या हो गया, स्टॉप हो गया, क्योंकि जो यूरोप है वो एक ठंडा क्षेत्र है। हाँ, क्योंकि जो ये यूरोप है वो एक ठंडा क्षेत्र है, जिससे इनको गर्म मसालों की आवश्यकताएं ज्यादा होती है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और कुस्तुनतुनिया पर जो बेंजनटाइन पर तुर्कों का अधिकार हो चुका था, तो यहाँ पे टैक्स की मात्राएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिससे जो सामान थे वो बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू के हो चुके थे। हम देखते हैं कि इटली जो है वो यूरोप का प्रवेश द्वार है, और प्रवेश द्वार यहाँ से होते हुए सारा सामान जाता है, तो इटली में टैक्स लगता है, और पुर्तगीज और स्पेनिश जो है वो यहाँ पे कंट्री आती है, और यहाँ पे क्या होता है, इनकी जो सामग्री है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाती है, यानी कि इसकी रेटें जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। तो एक ये प्रमुख कारण था कि कुस्तुनतुनिया, और कुस्तुनतुनिया पर कब अधिकार होता है, तो ये है 1453 1453 में यहाँ पे अधिकार हो जाता है ना। फिर हम देखते हैं कि प्रमुख क्या क्या खोजें हुई थी। तो प्रमुख खोजों में हम सबसे पहले देखा था कि पहले ये उद्योग विकास होता है, यानी औद्योगिक विकास होता है, किस तरीके से नए नए साधन है वो आते हैं। पहले लोग ये सोचते थे कि पृथ्वी जो पूरी है वो एक समान चपटी है, जब भी कोई इस पे चलेगा या कोई ट्रैवल करेगा तो एक समय के बाद वो नीचे गिर जाएगा। तो इस तरीके की जो भ्रांतियां थी वो थी। दूसरा, ये लोग ये समझते थे कि भाई यहाँ पे जो है जो समुद्र है वहां पे एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है जो क्या करेगा, जहाजों को खा जाएगा। तो इसके साथ में ही जब कुस्तुनतुनिया पर जो अधिकार हुआ, वो बहुत इंटेलेक्चुअल लोग थे, तो उनके पास क्या था, कुतुबनुमा यानी कि जो दिशा सूचक यंत्र था वो उनके पास अवेलेबल था। एक करवाल थी जो छोटी नावें हुआ करती थी और तेज रफ्तार के साथ चलती थी, और एस्ट्रोलेब इनके पास थी जो अक्षांश और देशांतर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है उनको बताती थी, है ना। हाँ, अब ईसाई धर्म का लगातार प्रचार होता है, और ये लोग चाहते हैं कि जो मंगोल शासक है चंगेज खान, उसको हमारे अंडर में कर दिया जाए। और उससे क्या होगा कि चंगेज खान, क्योंकि ये बर्बर और आदिम जनजाति है और ये एक जगह नहीं रहती, एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है, घुमंतु लोग हैं ये सभी, है ना, आक्रमण करते रहते हैं, तो इनको क्या ईसाई धर्म अगर हम प्रचारित करेंगे तो ये क्या होगा, इसकी जो सारी कम्युनिटी है वो भी क्या हो जाएगी, ईसाई धर्म से। तो ईसाई धर्म का बहुत लंबा प्रसार यहाँ पे हो जाएगा। इसके लिए ये 2 अभियान यहाँ पे भेजते हैं। पहला जो है जॉन भिक्षु को भेजते हैं 1245 में, और दूसरा भेजते हैं विलियम रूबेलुकिस को, और इन दोनों को अभियान को भेजते हैं। लेकिन ये जो दोनों अभियान है वो फेल हो जाते हैं, यानी कि ये सक्सेस नहीं रहते हैं। तब मार्को पोलो नाम का एक व्यक्ति होता है जो क्या करता है, वेनिस यात्री है, और ये चीन, जापान, भारत का कुछ तटवर्ती क्षेत्र और एशिया में लगभग 24 वर्ष बिताता है, और उसके बाद में 1272 से 73 में मंगोल नेता कुबलई खां के दरबार में जाता है और वापस वेनिस पहुंचता है और एक बुक लिखता है, एशिया का पूरा इसमें वृतांत लिखता है कि किस तरीके की वहां की संस्कृति है, किस तरीके का सिनोरिया है, तो वो सारा यहाँ पे लिखता है। जब ये सारा बुक का जो लिखा हुआ है वो जब लोग पढ़ते हैं तो उनको इंटरेस्ट डेवलप होता है कि हमें भी एशिया का रुख करना चाहिए और एशिया की तरफ यहाँ पे जाना चाहिए। तो मार्को पोलो जो है उसने एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। अब ये पुर्तगाल के जो लोग हैं वही क्यों जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो चीजें हैं, सामग्री है, वो सारे पुर्तगीज में बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, क्योंकि ये तटवर्ती क्षेत्र है। पुर्तगीज की स्टोरी कुछ इस तरीके की थी कि यहाँ पे पुर्तगीज थे और यहाँ पे स्पेनिश थे। तो यहाँ पे क्या है, ये मैं लिख लेता हूँ, ये पुर्तगाल और ये है स्पेन, है ना। अच्छे मछली पालक थे ये, जिससे अच्छे मछली पालक है और ये अच्छे तैराक, क्योंकि तटवर्ती क्षेत्र थे तो ये अच्छे तैराक भी थे। और एक सबसे बड़ी बात थी कि हेनरी नेविगेटर वहां का एक राजकुमार था जिसने इनकी बहुत ज्यादा सहायता की थी, और यहाँ पे कीमतें बहुत ज्यादा थी और सामंतवाद बिल्कुल न्यूनतम था, जिससे व्यापारी वर्ग बिल्कुल फ्री था, गिल्ड सिस्टम यहाँ पे नहीं था। अब हेनरी नेविगेटर जो है उसने क्या किया कि नाविकों को प्रशिक्षण देने के लिए केंद्र खोला कि भाई नाविक यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सब क्या करेंगे, वो
सीखेंगे और सारा काम करेंगे। और इसने क्या किया कि ये सारा काम कर रहा है, इस सेकंड पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं, पहले ये दोनों समझ लेते हैं। उसने स्वयं का एक बंदरगाह लागोस नाम से एक बंदरगाह बनाया और उसके साथ में जो पौने हैं, जो समुद्र में जो पौने चलती है, उसको समझने के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोला। जब ये तीनों काम किए तो उसने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप जब वापिस रिटर्न जब वापिस आओगे तो मैं आपको 20% टैक्स लूंगा और उस टैक्स का नाम होगा ओ क्विंटो, है ना, ये लिखा हुआ ओ क्विंटो। ये जो टैक्स है ये मैं आपसे लूंगा और ये कितना होगा 20%, जितना भी आप सामग्री लेके आओगे वापस रिटर्न में वो सारा यहाँ पे होगा। तो हेनरी नेविगेटर ने एक तरीके से यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प की थी। बार्थोलोम्यू डियाज यहाँ पे जाते हैं और बार्थोलोम्यू डियाज पुर्तगीज जो जॉन सेकंड है वो इसकी नियुक्ति करता है और ये अटलांटिक महासागर के रास्ते निकलते हैं 1487 में। इतना डेट में कंफ्यूज नहीं होना है ना, 87 भी लिखा हुआ है, 88 भी लिखा हुआ है, 87 में निकलता है मूल रूप से और 88 में यहाँ पे पहुंचता है। तो केप ऑफ स्टॉर्म, क्योंकि यहाँ पे हवाएं बहुत ज्यादा चलती है तो ये केप ऑफ स्टॉर्म यहाँ पे नाम दे देता है ना, इसको केप ऑफ स्टॉर्म यहाँ पे नाम दे देता है। इसी को जो जॉन सेकंड है वो बाद में केप ऑफ गुड होप दे देता है कि ये हमारी अच्छी आशाएं हैं, एक नया आशा यहाँ पे जुड़ी है, जिससे क्या हुआ है कि हमें अन्य मार्गों की खोज का पता चलेगा। तो ये जो है बार्थोलोम्यू डियाज अपनी एक महत्वपूर्ण खोज करते हैं, केप ऑफ गुड की खोज कर लेते हैं। वास्को डी गामा जो एक बहुत ही अहम अपना रोल प्ले रखते हैं यहाँ पे, वो 4 जहाजी बेड़ों के साथ यहाँ पे निकलते हैं, गैब्रियल, राफेल, बोरियो, अनाम, इन चारों के साथ में निकलते हैं और केप ऑफ गुड होप तो ये पहुंच ही जाते हैं। उसके बाद में इनको एक ओमानी व्यापारी मिलता है जिसका नाम है एडा मजीद और इसके सहायता ये मोजाम्बिक, मोबानसा, मालिंदी, ये तीनों यहाँ पे है, ये है ना, ये है मोजाम्बिक, मोबानसा और मालिंदी। तो ये अरब सागर पार करते हुए 20 मई को मालाबार केरल पहुंचता है और केरल में जैसे पहुंचता है तो कालीकट पर उतरता है और जमेरिन जो हिंदू शासक थे उन्होंने इसका बहुत ही अच्छी तरीके से स्वीकार किया, गिफ्ट का आदान प्रदान हुआ और इससे क्या हुआ, बहुत ही ऐतिहासिक कदम हुआ, जिससे जो पूरा अफ्रीका गुड ऑफ होते हुए समुद्री मार्ग यानी कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज यहाँ पे हो चुकी थी। जो यूरोप था अब समुद्र के माध्यम से यहाँ पे आने लग जाता था, तो ये एक सक्सेस माना जाता है। फर्डिनेंड मैगलन यहाँ पे आ जाते हैं और इसका मुख्य मुद्दा है कि ये जो लोग सोच रहे हैं ना कि भाई हम एक छोर पर जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे, ऐसा नहीं है, ये मेरे को मिटाना है और मिटाना है। तो ये क्या करता है कि पुर्तगीज का था लेकिन ये स्पेन की तरफ से भेजा जाता है और इसका मेन एम था कि 1519 से 22 में ये क्या करें, संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाए। और ये क्या करता है, स्पेन से दक्षिण अमेरिका आता है, दक्षिण अमेरिका मैगलन जनसंधि यानी इधर से रिटर्न होता जा रहा है ना, इधर से, बाकी सब तो इधर से इधर गए हैं, ये इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, अमेरिका होता हुआ ये स्पेन जाता है, स्पेन से निकलता है, दक्षिण अमेरिका पहुंचता है, फिर मैगलन जनसंधि के वहां पहुंचता है, फिर प्रशांत महासागर पहुंचता है, प्रशांत महासागर के बाद में थोड़ा सा इसको लगा जाता है, फिलीपींस आ जाता है और फिलीपींस में क्या है कि ये मक्तम जो युद्ध होता है उसमें ये मारा जाता है, लेकिन इसका साथ में जहाजी बेड़ा था वो वापस स्पेन पहुंच जाता है। यानी कि ये पहला ऐसा यात्राएं हैं जो पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाती है और ये सिद्ध कर देती है कि पृथ्वी गोल है, न कि पृथ्वी चपटी है ना। हाँ, तो इसी के तर्ज पर फिर ब्रिटिश यात्री है फ्रांसिस ड्रेक, वो क्या करता है 1577 से 80 में पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाता है। केब्रोल, इसके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है और ये क्या है, पुर्तगाल से निकलता तो भारत की खोज के लिए है, लेकिन ये सिर्फ भारत की खोज के निकलेंगे। अफ्रीका पहुंचता है, अफ्रीका पहुंचते ही इसमें ये तूफान आ जाता है जिससे इसकी नाव टर्न हो जाती है और जैसे टर्न होगी तो ये ब्राजील में पहुंच जाएगा और ब्राजील में क्या होगा, 1500 ईस्वी में ब्राजील की खोज हो जाएगी। और ये ऐसा व्यक्ति है जिसने किसकी खोजें देखी है, यूरोप में इसने देखा है, पूरा एशिया देखा था, अफ्रीका और अमेरिका, इन सभी को इस व्यक्ति ने जाना था। तो यहाँ पर ये सही बात आती है और पुर्तगीज यहाँ पे पूरा खत्म हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं स्पेन, जो स्पेन की कुछ प्रमुख भौगोलिक खोजें हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसे कौन नहीं जानता, हाँ, क्रिस्टोफर कोलंबस ये जो है, इस व्यक्ति ने 4 यात्राएं की थी। ये व्यक्ति इटली का रहने वाला था और जेनोवा गणराज्य में इसका जन्म हुआ। स्पेन की जो रानी थी इजाबेल, उसकी सहायता से ये क्या करता है, ये फंडिंग वहां से लेता है और समुद्री अभियान ये वापिस सभी तय करता है। और इस व्यक्ति की प्रमुख उपलब्धि ये थी कि ये निकला तो भारत की खोज के लिए है, लेकिन इसने क्या किया है, नए वर्ल्ड यानी कि अमेरिका की खोज कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे अमेरिका की खोज की है तो एक व्यक्ति है अमेरिकन वेस्पुची, वो व्यक्ति पहुंचता है 1507 में वहां पर और वहां पे जैसे पहुंचेगा तो उसके नाम पर यहाँ पे क्या, अमेरिका नाम दे दिया जाएगा, ठीक है। क्रॉस्मोग्राफिया इंड्रोक्सिया नाम के बुक है जिसमें ये शब्द मिलता है न्यू वर्ल्ड, और यहीं से हम पहली बार देखते हैं कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस है उसने इस चीज को न्यू वर्ल्ड कहा था, न कि अमेरिका कहा था। अमेरिका 1507 में इसका नाम पड़ता है। इसने 2 बुक्स लिखी थी, पहली बुक थी बुक ऑफ प्रिविलेज और दूसरी बुक थी बुक ऑफ प्रोहिसियस।
तो 2 बुक लिखने के बाद में हम इसकी अब यात्राओं पे आ जाते हैं। 4 इसने यात्राएं की थी। पिटा एंड नीना जहां से यात्रा शुरू करता है 1492 में, और अल सल्वाडोर और बहामास, हैती, क्यूबा क्षेत्र, यानी कि ये सारे कैरिबियन द्वीप हैं, और इन द्वीप की खोज कर देता है। और जैसे ये सारे द्वीप की खोज की, ये यहाँ पे है सारे द्वीप, ये सारे द्वीप हैं, और इन द्वीपों को क्या करता है, ये खोज कर लेता है। और खोज करने पर इन सबको क्या करता है, नई दुनिया नाम दे देता है। दूसरी बार जब ये निकलता है तो 1493 से 96 में कैरेबियन द्वीप और वहां के लोगों को इसने वेस्ट इंडीज कहा, और इससे पहले जो सभी लोग थे उनको रेड इंडियंस और ग्रेट इंडियंस नाम दिया गया था, क्योंकि हाइट में बहुत लंबे थे, हष्ट पुष्ट थे, और साथ में जो इनकी रेड और ब्लैक टोन थी इनके जो शरीर की थी वो। अब ये क्या करता है, इस व्यक्ति को थोड़ा लालच आ जाता है, जिससे ये 17 जहाज लेके 1497 से 1500 के मध्य में कैरेबियन द्वीप यहीं पर वापस आता है, क्योंकि इसको पता चल गया रास्ता कौन सा है, यहीं पर वापस आता है। और इस लोगों पे बहुत अत्याचार किए, लोगों को बहुत सताया, और इससे क्या होगा, स्पेन की महारानी जो थी वो बहुत नाराज हो गई। जब नाराज हो गई तो इसको वहां से हथकड़ियां बांध के यहाँ से वापस बुलाया गया, यानी कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो लेकिन इसने कुछ जो महत्वपूर्ण अपने जो है योगदान दिए, इसके कारण इसको पुनः फ्री कर दिया गया था, यानी छोड़ दिया गया था। वापस ये व्यक्ति जो है 1502 से 6 तक की यात्रा करता है, और मध्य अमेरिका यानी कि यहाँ से ये वापस पनामा नहर, ये देखिए इसकी जो चौथी यात्रा है ना, ये यहाँ तक पनामा नहर ये पूरी क्रॉस करते हुए यहाँ तक आ जाता है। तो इस तरीके की इसकी योगदान थी, और 4 जो है यात्राएं इसने ली। लेकिन इसका जो अंत है वो बहुत ही दर्दनाक होता है। ये क्या करता है, कोलंबस जो है वो फंडिंग नहीं कर पाता है वापस प्रॉपर, और फंडिंग नहीं कर पाता है तो इसकी ये जो रानी है वो क्या करती है, सारे सम्मान इससे वापस ले लेती है, और सम्मान वापस ले लेती है तो ये इस चीज से बहुत आहत होता है, जिससे इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हम कार्टेज के बारे में पढ़ते हैं। तो इसने 1519 में मैक्सिको की खोज की, और वहां की एज तक का जो सभ्यता थी उसको खत्म कर दिया। फ्रांसिस पिजारो की बात करते हैं तो 1532 में पेरू की खोज करता है, और एंका और एज तक का सभ्यता जो थी वहां पे, उन दोनों को वहां पे जो बहुत सारी तो इसने कर दी एज तक का, अब एंका सभ्यता है वहां पे और एज तक का मिला जुला रूप है, उसको ये खत्म कर देता है। और बास्को नूनेज बल्बोआ ये 1513 में पनामा को पार करते हैं, प्रशांत महासागर की खोज कर देता है कि ये रास्ता जो है प्रशांत महासागर का रास्ता है। अब हम देखते हैं अन्य भौगोलिक खोजें, जिसमें जॉन केबट इटली वासी ये क्या करता है, 1497 में न्यू फाउंडलैंड की खोज करता है। बेराजुनो 1524 में न्यूयॉर्क से न्यू कैरोलिना की खोज करता है। जैक कॉन्टियर लॉरेंस नदी मार्ग से मेट्रियाक व क्यूबेक जो दोनों कनाडा में है उसको खोजता है। इन सब खोजों के बाद में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से भौगोलिक खोजों का प्रभाव पड़ा। तो हमने देखा कि एक उपनिवेशवादों की स्थापना यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो लोग हैं वो दूसरे देशों पर शासन स्थापित करना शुरू कर देते हैं। दूसरा, क्योंकि लगातार जो रिसोर्सेज हैं वो हमें लगातार मिल रहे हैं, जिससे औद्योगिकरण का विकास हो रहा है, वाणिज्यवाद यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लगातार विकास हो रहा है। यूरोप वासी अधिकतर वहां पे थे, तो यूरोप का जो है, क्योंकि अब उनको टैक्स देना नहीं पड़ता था, समुद्र में कौन टैक्स लेगा, तो इसलिए यूरोप का जो जीवन स्तर बढ़ा, उनको कम रेटों में सारी चीजें मिलने लग गई। इससे धर्म का लगातार प्रचार हुआ, विज्ञान का लगातार प्रचार हुआ, और हमने कोलंबस के एग्जाम्पल में देखा ही था कि किस प्रकार से ये क्या करता है, दास प्रथा जो है उसको बढ़ावा मिल जाता है। इसके साथ में हमने एक और पढ़ा था, सामंतवाद को प्रोत्साहन कहें, बढ़ावा कहें, एक ही बात है ना, या बढ़ावा। तो इस तरीके से जो है ये सारा जो लेसन है छोटा सा, ये कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको लेसन पूरा समझ में आया होगा। अब आप इसको बुक से पढ़ेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए पढ़ने में। लेसन अच्छा लगा हो तो आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने, अपने मित्रों के साथ शेयर करने की कोशिश करें, और साथ में ही आप नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन लगातार मिलता रहे, और हम इस तरीके का जो कंटेंट है वो आपके साथ में लाते रहें। और कोई भी नया वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इस तरीके का जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, वो करंट अफेयर से रिलेटेड है, वो या कोई और दूसरे मुद्दे जो भी है, वो सभी आपको वीडियो जल्द से जल्द मिल सकें। तो थैंक यू। इसी के साथ में अच्छे रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।